हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिड एट फार्मेसी। यहाँ पर आप सभी को बी फार्म प्लस डी फार्म की वीडियो लेक्चर विद टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की, जो कि डी फार्म का सब्जेक्ट है और बी फार्म में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, कि फार्मेसी क्या है। तो द वर्ड फार्मेसी फर्स्ट कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, मीनिंग मेडिसिन और ड्रग। जो ग्रीक का मतलब ये होता है, ग्रीक का जो ये वर्ड है, तो ग्रीक जो वर्ड है ये आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश है ग्रीस जिसको हम कहते हैं, उसकी लैंग्वेज जो है उससे लिया गया है हमारा ये वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग। मेडिसिन मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई अगर दवाई है उसको हम एक डिफिनेट डोज में कन्वर्ट कर दें। अगर कोई हमारी दवा है उसका अगर कोई डोज जो है उसका निर्धारण कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, मेडिसिन। जैसे हमारी टैबलेट है, कैप्सूल है। और ड्रग का मतलब ये होता है कि हमारी जो नेचुरल सोर्स से दवाएं प्राप्त होती हैं उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि द वर्ड फार्मेसी फर्स्ट कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, मीनिंग मेडिसिन और ड्रग। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वर्ड है फार्मेसी, ये सबसे पहले ग्रीस देश के फार्माकॉन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग। उसके बाद बात करते हैं कि फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मेसी हमारी है वो हमारी साइंस है। साइंस का मतलब ये विज्ञान की वह शाखा है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और साथ में उनको डिस्पेंस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस। और जो दवाएं होती हैं वो हमको नेचर से भी मिलती हैं और उनकी हम लैब में सिंथेसिस करते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हम लैब में सिंथेसिस करते हैं या मैन मेड है ना। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है, मैन मेड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंथेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा ये वर्ड है फार्मेसी, इसकी डिफिनेशन एक्चुअल क्या होगी। तो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन में आता है कि फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। फिर बात करते हैं कि एंड साइंस यूजिंग देम फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ये फार्मेसी है ये हमारी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग, उनकी डिस्पेंसिंग करते हैं। सबसे पहले दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उसकी डिस्पेंसिंग करेंगे, किसको, पेशेंट्स को। पेशेंट्स को डिस्पेंस करना है किस लिए, जैसे उनकी जो दवाएं हैं वो जो हैं वो उनके डिजीज़ को क्या करें, ट्रीट कर सकें। उसको हम क्या कहेंगे कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। कि अगर हम कोई दवा है वो अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उस पेशेंट की कोई भी जो डिजीज़ है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्योर हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसी को हम क्या कहेंगे, फार्मेसी। कि फार्मेसी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दवाओं को मैन्युफैक्चर करेंगे और पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनको जो कोई भी बीमारी है वो अच्छी तरीके से प्रिवेंट मतलब रुक जाए, या फिर ट्रीटमेंट मतलब क्योर हो जाए। उसके बाद बात करते हैं हम कि फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या है, कि फार्मासिस्ट अ ट्रेंड पर्सन हु इज सर्टिफाइड टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड मेडिसिनल कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट क्या होता है, जैसे हम डी फार्म करते हैं, बी फार्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। जो क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा जो सर्टिफाइड करेगा कि ये पर्सन क्या कर सकता है, दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और अपना मेडिकल खोल सकता है। तो वही कहने का मतलब है कि अ ट्रेंड पर्सन हु इज़ सर्टिफाइड, एक ऐसा ट्रेंड पर्सन हो जो सर्टिफाइड हो टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड मेडिसिनल कंपाउंड। जो क्या कर सके, जो दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर सके पेशेंट्स को, और क्या कर सके, उन्हीं कंपाउंड को
अपने बीमार को दे सके, जिससे उनकी जो होने वाली बीमारी है वो क्योर हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन हमारा जो ये वर्ड है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स जो हमारा है ये आपका डी फार्म का कोर सब्जेक्ट होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन, कि फार्मास्यूटिक्स जो है ये है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड आल्सो कॉल्ड एज डोजेज फॉर्म डिज़ाइन। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फार्मास्यूटिक्स है ये फार्मेसी की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब शाखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज डोजेज फॉर्म डिज़ाइन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दवा की डोजेज फॉर्म जो है, कोई भी हमारी मेडिसिन है या दवा है, उसकी जो डोजेज फॉर्म है वो क्या होने वाली है। जैसे कोई कैप्सूल है, कोई टैबलेट है, वो क्या होगी, किसी को इंजेक्शन करना है ना। तो ये हमारी जो टैबलेट प्रिपेयर होगी या मेडिसिन प्रिपेयर होगी या कैप्सूल प्रिपेयर होगा, उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसकी स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको किस किस एक्सिपिएंट के साथ मिला सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद बात करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स विद इट्स अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म। वही अभी जो हमने बताया, वही कहने का मतलब ये है कि इट इन्वॉल्व्स डिज़ाइन, कि हम जैसे कोई भी दवा बना रहे हैं तो उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइन करें कि जिससे उसका जैसे डोजेज फॉर्म कोई है तो वो अच्छी तरीके से हो जाए। कि जैसे कोई दवा है उसको हम टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो अच्छा इफेक्ट दे रही है, या हम कोई कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं तो अच्छा इफेक्ट दे रही है, या फिर हम कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो अपना अच्छा इफेक्ट दे रही है। तो यही होता है आपका डिज़ाइन का मतलब। उसके बाद है उसका डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो हम कैसे करेंगे, किन किन एक्सिपिएंट्स के साथ करेंगे। उसके बाद बात आती है इवैल्यूएशन हम ड्रग का इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो दवाएं बनती हैं वो 100% ऐसा नहीं होता है कि दवाएं सही ही होंगी। कभी कभी क्या होता है कि दवाएं जो होती हैं वो अपना जितना इफेक्ट देना चाहिए उससे ज़्यादा क्या देती हैं, एडीआर दे देती हैं। एडीआर क्या होता है? एडीआर को हम कहते हैं एडवर्स, ए से एडवर्स, डी से ड्रग और आर से रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दवा है वो साइड इफ़ेक्ट दे रही है या ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट दे रही है तो क्या करते हैं, उस दवा को फिर से बनाते हैं, जिससे क्या हो सके, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट और हमारा जो साइड इफ़ेक्ट जो होता है ये क्या हो सके, ये कम हो सके, इसको कम कर सकें। अब जब ये कम होगा तो दवा हमारी अच्छी होगी, जब दवा अच्छी होगी तो परचेज ज़्यादा होगी, जब परचेज ज़्यादा होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कंपनी अपना पैसा जो इवैल्यूएशन होता है इस पे इसीलिए खर्च करती है कि हमारी जो दवा है वो इवैल्यूएट हो सके, और जितना अच्छा इवैल्यूएशन होगा हमारी ड्रग इतनी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी ड्रग होगी उतना अच्छा ड्रग का क्या होगा, हमारा रिस्पांस होगा, जो रिस्पांस होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा क्या है, विद इट्स अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, कि कौन सी डोजेज फॉर्म हम ऐसी बनाएं जिससे हमारा क्या हो, ड्रग जो है वो अपना 100% या फिर 80% या फिर 90% कितना अच्छा इफेक्ट दे सके, है ना। जैसे हमारी इंजेक्शन जो होते हैं ये हमारे 100% इफेक्ट देते हैं, हमारी कोई जैसे टैबलेट है वो 80% भी दे सकती है, 90% भी दे सकती है, 100% भी दे सकती है, 50% भी दे सकती है, 40% भी दे सकती है। उसके बाद अगर कोई कैप्सूल है तो उसका भी इफेक्ट जो है वो वेरी करता है ना। अगर कोई दवा है जितना ज़्यादा उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी, और जितनी कम बायो अवेलेबिलिटी होगी उतना कम उसका रिस्पांस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, कि जो हमारा फार्मेसी है इसका जो प्रोफेशन है उसका इंडिया में उसकी हिस्ट्री जो है कैसी रही है, इतिहास जो है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन का कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया इज मद्रास मेडिकल कॉलेज। जो भारत का सबसे फर्स्ट कॉलेज था वो सब कौन सा था, वो मद्रास मेडिकल कॉलेज था। वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1835, जो क्या हुआ था,
1835 में इस्टाब्लिश हुआ था, मतलब वो वहाँ पे स्थापित किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी। फिर है कि वेयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्रीटिंग पेशेंट विद ड्रग वाज गिवन टू स्टूडेंट फ्रॉम 1870। और जहाँ पर क्या करते थे कि हमारे जो पेशेंट थे उनको हम ड्रग प्रोवाइड करते थे उस डिजीज़ से मुक्त होने के लिए, उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिस्टमिक एंड वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन फार्मेसी वाज इनिशिएटेड इन 1932 इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं। कि जो हमारी 1932 में BHU जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्थापना है वो 1932 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये स्थापना हुई थी वो इनकी महादेवलाल श्रॉफ जो हमारे हैं, ML श्रॉफ के नाम से भी हम इनको जानते हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1937 BHU बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट 3 ईयर B.Pharm कोर्स। कि सब जब शुरुआत हुई थी B.Pharm की तो ये 3 साल का ही कोर्स हुआ। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते गए और अब 4 साल का कोर्स होता है B.Pharm। तो 1937 में हमारा जो BHU है वो सबसे पहला यूनिवर्सिटी हुआ जिसमें 3 साल का B.Pharm कोर्स स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में 3 साल का ही B.Pharm कोर्स स्टार्ट हुआ था, फिर आते आते समय के साथ साथ हमारा ये 4 साल का हो गया। फिर है कि इन 1940 अ मास्टर ऑफ फार्मेसी रिसर्च डिग्री वाज स्टार्टेड एट BHU। और 1940 में क्या हुआ कि M.Pharm जो होता है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, दवाओं की खोज करते हैं किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, वो भी BHU में स्टार्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से फार्मेसी में प्रोफेशन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं D.Pharm। D.Pharm में क्या है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी इज ए 2 ईयर्स लॉन्ग कैरियर ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स। कि हमारा जो D.Pharm क्या है कि ये 2 साल का लंबा कोर्स है जिसमें हम क्या करते हैं अपने कैरियर को ओरिएंट, मतलब अपना कैरियर जो होता है उसको अच्छा बनाने के लिए या उससे रिलेटेड जॉब्स पाने के लिए हम क्या करते हैं इस जो कोर्स को करते हैं, जो कि क्या होता है 2 साल का लेंथी कोर्स होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। फिर बात करते हैं कि फॉलो 500 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल्स। जो क्या करता है 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या करता है इसका जो हमारा प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग हम करते हैं 2 साल में वो 500 आवर्स की होनी चाहिए। उसको हम क्या करते हैं जब हमारा क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिलता है उसमें हम इसको मेंशन भी करते हैं। जब आप लोग पास आउट होंगे तो आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा एज ए फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा भी रहता है कि हाँ मैंने 500 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल में की है। उसके बाद बात करते हैं कि D.Pharm के बाद हमारा आता है B.Pharm। B.Pharm क्या है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी इज़ ए 4 ईयर लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट डिग्री। B.Pharm क्या है B.Pharm UG एक 4 साल का लंबा अंडर ग्रेजुएट डिग्री है दैट टीचेस अ स्टूडेंट अबाउट ड्रग सिंथेसिस, डोजेस फार्मूलेशन, एनालाइजिंग केमिकल नेचर ऑफ न्यू ड्रग। कहने का मतलब ये है कि जिसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसकी सिंथेसिस मतलब वो बनेगी कैसे। उसके बाद डोजेस फार्मूलेशन कि अगर कोई नया केमिकल निकला है तो उसका जो फार्मूलेशन है किसी कोई जैसे नई दवा हमारी है वो अगर आई है तो उसको जो फार्मूलेट करना है कैप्सूल में, टैबलेट में, तो उसको हम कैसे हम फार्मूलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम सीखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एनालाइजिंग द केमिकल नेचर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नया प्रोडक्ट मिला है या नया ड्रग मिला है उसका केमिकल नेचर क्या क्या है। कि जैसे कोई दवा है वो हमारी लिपोफिलिक होती है, कोई दवा है तो हमारी हाइड्रोफिलिक होती है। लिपोफिलिक मतलब आपकी जो ऑयल में सल्यूबल होती है, हाइड्रोफिलिक मतलब आपकी जो वाटर में सल्यूबल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा B.Pharm होता है उसमें हम क्या करते हैं कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग मतलब फार्मूलेशन करना, सिंथेसिस करना और उनका इवैल्यूएशन करना सीखते हैं। उसके बाद हमारा आता है M.Pharm। M.Pharm क्या है, ये आपका
पीजी लेवल का कोर्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मास्टर ऑफ फार्मेसी इज़ 2 years पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ व्हिच सेकेंड ईयर इज़ डिवोटेड टू रिसर्च इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और मैनी मोर्स। ये स्पेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा। फार्माकोग्नोसी यहाँ पे है। फिर क्या है कि मास्टर ऑफ फार्मेसी मतलब एम फार्म जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें हम सेकेंड जो ईयर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं किसी ड्रग की किससे रिलेटेड, रेगुलेटरी अफेयर्स या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक मतलब जो ड्रग की मूवमेंट होती है बॉडी में वो कैसे होगी, और फार्माकोडायनामिक मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे वो देखते हैं। फार्माकोग्नोसी में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी दवा है वो कहाँ से मिली है, उसका सोर्स क्या है। सोर्स में हम ये भी देखते हैं कि दवा जो हमारी है वो हमारी नेचुरल है, दवा क्या है नेचुरल है या हमारी सिंथेटिक है। नेचुरल मतलब प्रकृति से मिली हुई दवा हमारी, और सिंथेटिक मतलब उसको लेबोरेटरी में बनाया गया हो किसी मैन के द्वारा, मतलब मेन थिंग है ना, जो हमारी मैन मेड थिंग होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि और मैनी मोर मतलब और भी कई कोर्स होते हैं जिनमें हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री होता है, जैसे आपका फार्माकोविजिलेंस होता है। इन सब सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, कि हमारा जो फार्मेसी है वो इंडिया में कैसे हुआ, कैसे चल रहा है इसका प्रैक्टिस। शुरुआत से इसकी जब शुरुआत हुई तो वो कैसी हुई कि इन इंडिया फार्मेसी प्रैक्टिस इज गवर्नड बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दिस एक्ट रेगुलेट द लाइसेंसिंग एंड रनिंग ऑफ फार्मेसीज। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फार्मेसी है, फार्मेसी एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है किसी भी पर्सन को लाइसेंस देने का, फार्मासिस्ट का, और क्या है कि रनिंग ऑफ फार्मेसीज। फार्मासिस्ट का लाइसेंस जो होता है मतलब मेडिकल जो होता है, मेडिकल हमारा जो खोलते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है हमको गवर्नमेंट से। उसके बाद क्या है, हमारा जो फार्मासिस्ट का ये फार्मेसी का जो लाइसेंस होता है ये हमको क्या करता है, डी&सी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर हमको ये लाइसेंस दिया जाता है। फिर क्या है, रनिंग ऑफ फार्मेसीज, और क्या करता है ये फार्मेसीज जो होती है उनकी जो रनिंग है मतलब कि किसी प्रदेश में या किसी हमारा जो ये होता है डिस्ट्रिक्ट होता है मतलब ज़िला, उसमें कितनी फार्मेसीज जो हैं वो रनिंग में हैं और कितनी वैध हैं कितनी हमारी वैध नहीं है, इनके बारे में ये यहाँ पे इसको रेगुलेट करता है। और उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा हर ज़िले में ड्रग इंस्पेक्टर भी होता है, जो क्या करता है कि हमारा जो हमारी वैध फार्मेसीज नहीं होती हैं, जो किसी जैसे फेक होती हैं या झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा ओपन की जाती हैं, उनको क्या किया जाता है, फाइन लगा के बंद कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इट आल्सो इंक्लूड प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड डिवाइस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड। ये हमारा इंक्लूड करती है क्या, इंक्लूड प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ ड्रग, कि जो हमारी दवा है, कोई हमारी मेडिसिन है, उसको हमको स्टोर कहाँ पे करना है ना। कि जैसे कोई दवा है वो क्या होती है, जैसे हमारी कोई दवा है वो क्या होती है, वो वाटर से ख़राब हो जाएगी, तो उसको हम ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे क्या हो, वाटर ना हो। अगर वाटर आएगा तो क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई हमारी मेडिसिन है वो हमारी क्या है, वो हमारी ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, नमी से क्या हो जाती है, ये ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे हमारा ये ह्यूमिडिटी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो उसके बाद हम बात करते हैं कि इट आल्सो इंक्लूड द प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज, मतलब दवाओं को अच्छी जगह पे सेफ स्टोर करना, एंड डिवाइस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड, और जितनी भी दवाएं हमारी वो स्टोर की गई हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि कौन सी दवा हमारी कहाँ पे है, कितनी मात्रा में है, एनीथिंग मतलब ऐसी ही चीज़ें हमारी जो आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, कि हमारी जो स्टेज है
फार्मेसी प्रैक्टिस की कौन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रेडिशनल इरा। ट्रेडिशनल इरा क्या है कि इट वाज द पीरियड ऑफ 20th सेंचुरी। ये हमारा 20वीं शताब्दी के आसपास का जो पीरियड है वो है। फिर है इन दिस इरा द फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन द फार्मुलेशन, डिस्पेंसिंग, कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 20वीं शताब्दी थी उसके शुरुआती दौर में हमारा जो ये फार्मासिस्ट होता था, ये किस में इन्वॉल्व होता था, दवाओं के फार्मुलेशन। फार्मुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी दवा को मैन्युफैक्चर करना, किसी भी दवा को बनाना, है ना। कि कोई हमारे दवा है उसको हम क्या किए, सिंथेसिस किए, उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मुलेशन। उसके बाद बात करते हैं कि डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो दवा है या हमारी जो मेडिसिन है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं किसको, पेशेंट को, कि डिस्पेंस करना पेशेंट को। कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट, हमारा जो प्रोडक्ट बना है नया उसको हम क्या करेंगे, एनिमल पे क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना, उसको कंडक्ट करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, है ना। जब दवा का नया कोई भी प्रोडक्ट हमारा या दवा बनती है तो उसको हम क्लिनिकल ट्रायल में डालते हैं, जिससे क्या होती है, दवा की हमारी ADME जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा दवा का ADM और E, है ना। जैसे दवा का जो एब्जॉर्प्शन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन, उसके बारे में पता चल जाता है। साथ में दवा के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए मगर दवा जो होती है वो देती ही है, उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे हमारी पैरासीटामॉल होती है, वो क्या करती है, वो ज़्यादा यूज करने पे लीवर डैमेज करती है, ज़्यादा यूज करने पे क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है। तो ये जैसे क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसके लिए जैसे हम दवा खाएंगे तो ये अपना इफ़ेक्ट देगा ही देगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट। तो ये क्या है कि एक एनिमल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कि दवाओं का क्या करते हैं, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन करते हैं, कि जिससे क्या हो, दवाओं को ढूंढने में आसानी हो। जैसे हमारी कोई भी दवा है वो A नाम से है तो उसको एक जगह पर रख देंगे, कोई दवा है वो B नाम से है उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पर रख देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, है ना, जिससे हमको दवाओं को ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद क्या है, ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। और ये सब हम किस लिए करेंगे, ये सब हम इसीलिए करेंगे कि उससे जो हमारी दवा है वो क्या करे, वो दवा बीमारी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके, कम कर सके या प्रिवेंट कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक इरा की। जो हमारा साइंटिफिक इरा है, साइंटिफिक इरा क्या है कि इट बिगन आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। इन दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाज इमर्ज्ड एंड ड्रग वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज बाय फार्मासिस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा साइंटिफिक इरा है ये हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड, विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद की बात है। जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि इन दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वर इमर्ज्ड एंड ड्रग वार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, कि उसमें क्या हुई थी, उसमें हमारी जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग हुई वो इंडस्ट्रीज़ में होती है, और उसमें अभी भी होती है हमारी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में ही होती है। फिर क्या है, इंडस्ट्रीज़ बाई फार्मासिस्ट, और उसमें क्या करते थे, उसमें हम दवाओं की जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो फार्मासिस्ट जो डी फार्म या हमारा बी फार्म जो है उससे रिलेटेड जो हमारे पर्सन्स थे, डी फार्म या हमारा बी फार्म, उससे जो रिलेटेड पर्सन थे जो पास आउट होके निकलते थे वो फार्मासिस्ट हो जाते थे, तो इन्हीं के द्वारा की जाती थी। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्लिनिकल इरा। क्लिनिकल इरा क्या है, कि क्लिनिकल इरा क्या है, हमारा क्लिनिकल इरा, कि क्लिनिकल इरा क्या है कि इन दिस पीरियड फार्मासिस्ट वर एजुकेटेड इन द एरिया ऑफ क्लिनिक फार्मेसी टू स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ एनी ड्रग इन द बॉडी। क्लिनिकल एरा का मतलब ये है कि हमारी जो दवा है उसकी क्लिनिकल स्टडी करना, उसकी क्या करना, क्लिनिकल स्टडी करना। मतलब कोई हमारा, जैसे सबसे पहले हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उस पर आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से।
उससे क्या होगा, आपको समझाने में आसानी होगी। कि कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या है, क्लिनिकल इरा जो है उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम क्या, कोई भी आ नहीं रहा है, चलो छोड़ो, इसको हटाते हैं। हम इसी पे समझाते हैं, इस पे समझने का ट्राई कीजिएगा कि हमारा क्लिनिकल इरा का मतलब ये है कि हमारी जैसे कोई पेशेंट है ना, कोई भी पेशेंट है, उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम ट्राई करेंगे। जैसे हमारा ये समझ लो, ये पेशेंट है, एक दवा हमने बना ली, तो वो हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे। इसको देने से पहले उसको हम ट्राई करेंगे किन पे, एनिमल्स पे। एनिमल पे जब हमारी दवा वो अच्छा इफेक्ट देगी, तब हम इसको सेकंड ट्रायल ये क्या करेंगे, किस पे, ह्यूमंस पे। ये फर्स्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें हम एनिमल पे ट्राई करेंगे, जब इफेक्ट मिल जाएगा तो क्या होगा, हम ह्यूमन पे यूज करेंगे। ह्यूमन पे जब यूज करेंगे तो हम प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट मेंटेन करके, जिससे क्या हो कि वो हमारा जो पर्सन है, अगर उसको कोई किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है तो वो क्लेम ना कर सके क्योंकि हम पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। तो क्या होगा कि क्लिनिकल इरा में हम क्या करेंगे कि दवा जो हमारी है उसको हम पेशेंट या जानवर को देंगे। उससे हम क्या समझेंगे, उससे हम समझेंगे कि हमारी जो दवा है उसका ए जो होता है, ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, कि जो हमारी दवा है वो ब्लड में कितना एब्जॉर्ब हो रही है। डी से होता है, उसके बाद डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारी दवा है वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रही है, कि या ज़्यादा टिश्यू बाइंडिंग होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कम होगी, अगर टिश्यू बाइंडिंग कम होगी तो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगी। ए डी एम, उसके बाद आता है हमारा एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी जो दवा होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। जो हमारी पैरेंटल होती हैं उनको छोड़ के हमारी जितनी भी दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। तो जितना अधिक किसी भी दवा का मेटाबॉलिज्म होगा उसकी बायोबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितना कम किसी दवा का मेटाबॉलिज्म होगा उसकी बायोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको फिर से समझा देते हैं कि क्या होगा इसको हटा के, कि अगर कोई भी दवा है उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, ये समझो ये है मेटाबॉलिज्म, ये गलत हो गया, इस पे हम बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि जैसे हमारा किसी भी दवा का मेटाबॉलिज्म जितना ही क्या होगा, कम होगा, जितना ही मेटाबॉलिज्म कम होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसी को अपोजिट कर दो कि मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो मतलब अगर कोई भी दवा है वो मेटाबोलाइट ज़्यादा हो रही है, मेटाबॉलिज्म उसका ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी होगी, मतलब उसका जो फ्रैक्शन होगा वो ब्लड में जितना पहुँचेगा वो कम होगा। अब अगर कोई भी दवा है वो कम मेटाबोलाइज हो रही है तो वो ब्लड में ज़्यादा पहुँचेगी, और जब ज़्यादा पहुँचेगी तो इफेक्ट भी ज़्यादा देगी। उसके बाद आता है हमारा ई का मतलब होता है कि दवाई का एक्सक्रीशन, मतलब दवाई का बॉडी से बाहर निकलना। तो अगर हमारी जो दवा है वो कम लिपिड सॉल्युबल होगी, एक्सक्रीशन जो होता है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता है, कि अगर दवा हमारी है वो लिपिड सॉल्युबल कम है, मतलब ज़्यादा कम लिपोफिलिक है, ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो उसका एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर कोई दवा है उसका जो हमारा लिपोफिलिक ज़्यादा है, लिपिड में सॉल्युबल ज़्यादा है, तो उसका एक्सक्रीशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल इरा की डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ लेते हैं, ये आपका कोलोजी का नॉलेज था। फिर बात करते हैं हम क्लिनिकल इरा की, कि क्लिनिकल इरा में यही करते हैं कि इन दिस पीरियड फार्मासिस्ट वर एजुकेटेड इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी टू स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक, जो हमने अभी बताया ADME, जो हमारा होता है क्या, ADM और E, फार्माकोकाइनेटिक इसी को कहते हैं कि दवा का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को समझना, और उसी के हिसाब से दवाओं को अच्छे से मैन्युफैक्चर करना, जिससे क्या हो, उनका इफेक्ट जो है वो बॉडी पे अच्छा मिल सके। तो उसी को हम कहते हैं क्या, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ एनी ड्रग इन द बॉडी, कि इसमें हम क्या
करते हैं कि इन दिस पीरियड फार्मासिस्ट वर एजुकेटेड, इस पीरियड में फार्मासिस्ट को एजुकेट किया गया इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, किस एरिया के बारे में, क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, टू स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ एनी ड्रग इन द बॉडी, जिससे क्या कर सके कि जो हमारी दवा है, मेडिसिन है, ड्रग है, उसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है वो फार्मासिस्ट अच्छे से समझ सके, और जब अच्छे से समझेगा तो अच्छी दवाओं को, सूटेबल दवाओं को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद हमारा ये लास्ट स्लाइड है, तो इसमें हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा क्या है कि दिस इरा वाज फॉलोड बाय रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से आप इतना ये भी समझ सकते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियों को बनाना है ना, ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो सामने वाली जो दवा है या कोई भी दवा उसमें मैन्युफैक्चर जो हो रही है वो ज़्यादा बनेगी, तो ज़्यादा दवाओं को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा आया हमारा। इसमें क्या हुई, दवाओं की जो ग्रोथ हुई या उनकी जो बनने की क्वांटिटी हुई वो बहुत ही बढ़ गई। उसके बाद बात करते हैं फिर फार्मास्यूटिकल केयर इरा। इसमें क्या है कि दिस इरा इज एक्सपेंडेड द फार्मासिस्ट रोल टू इंक्लूड मेडिकेशन यूज टू अचीव थेरापेटिक रिस्पॉन्स विद प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। इसमें क्या हुआ कि इस एरा में एक्सपांड हुआ क्या, फार्मासिस्ट का रोल, किस लिए, इंक्लूड द मेडिकेशन यूज़, कि हमारी जो दवा है उसको अच्छी तरीके से क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए, जिससे क्या हो, अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो क्या है कि मेडिकेशन टू यूज़ टू अचीव द थेरापेटिक रिस्पांस विद प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, जिससे हम क्या करें कि जो हमारी दवा दी गई है किसी पेशेंट को, है ना, किसी पेशेंट को कोई दवा दी गई है उसका अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो इसीलिए हमारा क्या आया, ये फार्मास्यूटिकल केयर इरा। इससे आप समझ भी सकते हैं कि जो ये केयर है इसी का मतलब यही होगा कि हमारी जो दवा दी गई है उसका अच्छा रिस्पांस मिले, केयर अच्छी हो, और जब केयर अच्छी होगी तो रिस्पांस भी अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा फ्यूचर, फ्यूचर क्या है, या फार्मेसी को चुनने से हमारा कैरियर जो है उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, कि कितनी कितनी हमारे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं हम किस प्रकार से फार्मेसी कैरियर में। तो हमारा जो फार्मेसी कैरियर है, कैरियर में मतलब अगर कोई भी आप कोर्स चूज़ करते हैं, अगर कोई चूज़ किया कोर्स आपने, तो वो क्या है, वो आउटकम कितने दे सकता है, जितने ज़्यादा किसी कोर्स के आउटकम होंगे उतना ही ज़्यादा आपके फ्यूचर में किसी भी जगह पे स्टेबल होने के चांसेस होंगे। तो इसका क्या है कि कैरियर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक में। एकेडमिक में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, अगर जैसे बी फार्म किए हैं तो आप डिप्लोमा लेवल पे पढ़ाने के जाते हैं, आप वो एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आपने एम फार्म भी कर लिया तो आप बैचलर को भी पढ़ा सकते हैं, बैचलर मतलब बी फार्म। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में आप डी फार्म जो होते हैं और जो बी फार्म होते हैं ये दोनों एलिजिबल होते हैं हमारे मार्केटिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट आप जानते हैं कि फार्मासिस्ट आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चलता है और आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चलता है ना। तो फार्मासिस्ट आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट का आपका हॉस्पिटल है या कोई शाखा है तो उसमें आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक, या एक हमारा जो एरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, होलसेल या रिटेल सेल की फार्मेसी की क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, आप खुद के मालिक हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा आएगा इंडस्ट्रियल जॉब। इंडस्ट्रियल जॉब में आपका क्या आएगा, इंडस्ट्रियल जॉब में आप जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जो कंपनी आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपना रिज्यूम दे सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दवाओं को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है करियर ऑब्जेक्टिव आपका फार्मेसी। तो उसमें आपका आता है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी गवर्नमेंट जॉब फार्मेसी को चूज़ करके कि सिर्फ फार्मासिस्ट की ही होती है। आप ड्रग जो एनालिस्ट होता है, क्या होता है, ड्रग एनालिस्ट, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसके साथ जो हमारा ड्रग एनालिस्ट होता है जो क्या करता है, दवाओं की वो जो हमारी मतलब कहने का मतलब ये है कि दवाओं की जो पावर होती है
उसको चेक करता है कि हमारी जो दवा है वो कितनी % अच्छी है, लोकल तो नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हायर स्टडीज़, या फिर आप डी फार्म करके, बी फार्म करके और फिर एम फार्म करके कहीं फॉरेन में भी जा सकते हैं या फिर यहाँ भी रह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। इसके साथ हमारा अगला जो लेक्चर है वो डेली अपडेट होता रहेगा प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, अपने लेक्चर को टाइम वाइज दे सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।